हेलो एज दिस इज़ किशोर, वेलकम टू एडवांस नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, हम डिस्कशन कर रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें ओवरियन चेंजेस क्या क्या होता है। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट यूटेराइन चेंजेस, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में यूटेराइन चेंजेस कैसे होता है, कैसे साइकिल रिपीट होता है, उसके रिगार्डिंग आज हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक कंटिन्यू कीजिए, एंड तक देखते रहिए, ताकि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम यहाँ पर आपको बेटर समझा पाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, मेंस्ट्रुअल साइकिल पार्ट 3, यूटेराइन चेंजेस के रिगार्डिंग। तो यूटेराइन चेंजेस में क्या होता है इसमें, ठीक है। हम देखे थे कि ओवेरियन चेंजेस में क्या हो रहा था। लास्ट हमने देखा था कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है, अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है, ओविम फर्टिलाइज नहीं होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है। उसके साथ साथ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी डिजेनरेट हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, उसका लेवल डिक्रीज करता है। तो वो फिर से क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, जिसके रेस्पॉन्स में एंटीरियर पिट्यूटरी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन करता है, एंड अगेन एक न्यू साइकिल का, न्यू ओवुलेशन प्रोसेस का रिपीट होता है। ओके, बट यूटेराइन चेंजेस में फर्स्ट क्या आता है, फर्स्ट आता है मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज। ओके, मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज, जिसको क्या बोला जाता है, कैटामेनिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैटामेनिया। कैटामेनिया क्या है, कैटामेनिया का सिंपल डेफिनेशन है कि ब्लड एंड अदर प्रोडक्ट्स डिस्चार्ज फ्रॉम यूटेरस थ्रू द वेजाइना ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, कैटामेनिया का सिंपल डेफिनेशन क्या है कि ब्लड और अदर बॉडीली प्रोडक्ट जो हैं वो मेंस्ट्रुएशन के साथ, ठीक है, बाय वेजाइना, थ्रू द वेजाइना वो एक्सपेल आउट हो जाएगा बॉडी से, उसको बोला जाता है कैटामेनिया। ओके, तो ये जो ब्लीडिंग फेज है ये कितना दिन तक कंटिन्यू करता है, 4 से 6 डेज तक। कितने दिन तक, 4 से 6 डेज तक कंटिन्यू करता है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, हम देखे थे प्रीवियस क्लास में कि फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम अप टू 3 मंथ्स तक ऐसे ही कांस्टेंट रहेगा एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करेगा, क्योंकि 3 मंथ्स तक क्या होता है, प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है। उसी के वेट में, उसी को वेट करने के लिए वो क्या करेगा, 3 मंथ तक कंटिन्यू रहेगा। बट फर्टिलाइजेशन नहीं होता था तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता था। तो कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजेनरेट हो जाएगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ओके, जैसे ही एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज करता है, प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कशन किया था कि वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है न्यू एफएसएच एंड एलएच सिक्रेशन करने के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या डिस्कशन करेंगे कि वो तो सिग्नल दे दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल दे दिया, बट यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, जस्ट डिक्रीज होने के बाद, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होने के बाद मेंस्ट्रुएशन कैसे फॉर्मेशन होता है, उसके रिगार्डिंग आज हम डिस्कशन करेंगे। तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गया, डीजेनरेट होते ही क्या हुआ, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो गया, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन कर रहा था। जैसे ही एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हो गया, उसमें क्या हुआ, यूटेराइन कैविटी में भासोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने लगा। ठीक है, क्या हुआ, यूटेराइन कैविटी में भासोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, क्योंकि ये जो एस्ट्रोजन है वो क्या करता है, भासोडाइलेशन करता है। ओके, क्या करता है, भासोडाइलेशन करता है। जब भासोडाइलेटर का डेफिशिएंसी होगा तो कैविटी में क्या होगा, यूटेराइन कैविटी में भासोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। सिंपल है, ठीक है, कि एस्ट्रोजन क्या है, भासोडाइलेटर है, भासोडाइलेशन करता है वो। जब भासोडाइलेटर का भासोडाइलेटर का जब लेवल डिक्रीज होता है तो क्या होगा, भासोकॉन्स्ट्रिक्शन की सिचुएशन अराइज करेगा, भासोकॉन्स्ट्रिक्शन की कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्या होगा कि जब भासोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा यूटेराइन कैविटी में, क्या होगा, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, कहाँ पे, यूटेराइन आर्टरी में। ठीक है, जब यूटेराइन आर्टरी में ब्लड सप्लाई नहीं होगा ठीक से, तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगा। ओके, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में क्या होगा, नेक्रोसिस फॉर्मेशन होगा। ओके, क्योंकि ब्लड के साथ साथ, सिंपल चीज़ है, आपको पता है कि ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी हमारे टिश्यू में जाते हैं। जब यूटेराइन आर्टरी में ब्लड सप्लाई ही डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी देखने को मिलेगा।
और टिश्यू में जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी देखने को मिलता है तब क्या होगा, नेक्रोसिस फॉर्मेशन होगा। कहाँ पे, इन एंडोमेट्रियम, इन एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है, इसमें आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एंडोमेट्रियम जो है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसमें कि एंडोमेट्रियम जो है वो इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। एंडोमेट्रियम क्या है, वो इनर मोस्ट लेयर है किसका, यूटेराइन कैविटी का। ओके, तो एंडोमेट्रियम में क्या देखने को मिलेगा, हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने को मिलेगा एंडोमेट्रियम में, क्योंकि यूटेराइन के आर्टरी में ब्लड का सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है और उसमें ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो रहा है। ओके, तो हाइपोक्सिया एंड नेक्रोसिस की कंडीशन देखने को मिलेगा एंडोमेट्रियम में। जब नेक्रोसिस होगा तो एंडोमेट्रियम की सेल क्या होगा, डेड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एंडोमेट्रियम की सेल डेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन आता है, क्या एंडोमेट्रियम की सेल डेड होने के बाद एंडोमेट्रियम डिसअपियर हो जाता है या टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एंडोमेट्रियम का जो थिकनेस होता है वो कितना होता है, नॉर्मल होता है 5 to 6 mm, ठीक है। एंडोमेट्रियम का जो थिकनेस होता है वो क्या होता है, नॉर्मल 5 to 6 mm होता है। बट इसमें क्या होता है, जब टिश्यू का डेथ होता है, ठीक है, नेक्रोसिस और हाइपोक्सिया के कारण जब एंडोमेट्रियल टिश्यू का डेथ होता है तब क्या होता है, वो 1 mm तक रह जाता है, ठीक है। मैक्सिमम 4 to 5 mm उसमें डेड हो जाते हैं, उसमें रिड्यूस हो जाता है उसके थिकनेस में, ठीक है। तो कितना रिमेनिंग रह जाते हैं, 1 mm रह जाते हैं। तो जब सेल की डेथ होगा, सेल डिस्ट्रक्शन होंगे, तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगा, ठीक है। तो ब्लीडिंग तो हो जाएगा, ब्लीडिंग जाके कहाँ पे डिपॉजिट होगा, वो तो डायरेक्ट एक्सपेल आउट नहीं होगा बाहर, उसके लिए भी कुछ प्रोसेस रहते हैं। जब ब्लीडिंग होगा, ब्लड डिपॉजिट हो जाएगा जाके यूटेरस के अंदर, ठीक है, यूटेराइन कैविटी के अंदर ब्लड डिपॉजिट हो जाएगा, जिस कंडीशन को क्या बोला जाता है, हेमाटोमेट्रा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेमाटोमेट्रा। हेमाटोमेट्रा क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द यूटेरस, ठीक है, नोन एज हेमाटोमेट्रा। तो जब यूटेरस में ब्लड का एक्यूमुलेशन होता है, ब्लड डिपॉजिट हो जाता है, तो क्या होता है, सिग्नल सेंड किया जाता है हाइपोथैलेमस को। ओके, सिग्नल किसको भेजा जाता है, हाइपोथैलेमस को, एंड हाइपोथैलेमस के बाद जाता है पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके, जब यूटेरस में ब्लड का डिपोजिशन हो जाता है तब सिग्नल किसको भेजा जाता है, हाइपोथैलेमस को, एंड हाइपोथैलेमस के आफ्टर हाइपोथैलेमस सॉरी हाइपोथैलेमस के बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिग्नल भेजा जाता है। एट दैट टाइम सिग्नल पाने के तुरंत बाद क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन का रिलीज करता है। ओके, जैसे ही सिग्नल मिलता है कि यूटेराइन कैविटी में, यूटेरस में ब्लड डिपॉजिट हो गया है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ओके, तो ऑक्सीटोसिन आके किस में एक्ट करता है, यूटेरस में। क्या काम करता है, फंक्शन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है यूटेरस का। ओके, जैसे ही यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो जो ब्लड एक्यूमुलेट होकर रहता है यूटेरस के अंदर, वो बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ओके, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है यूटेरस का, क्या होता है कि जो ब्लड एक्यूमुलेशन होता है यूटेरस के अंदर, वो एक्सपेल आउट होकर बाहर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ओके, तो ये था सिक्रेटरी फेज और ब्लीडिंग फेज। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रोलिफेरेटिव फेज, ठीक है। प्रोलिफेरेटिव फेज ये यूटेराइन कैविटी में अंडर प्रोसेस है, जबकि ओवारी में क्या है, हमारा फॉलिकुलर फेज अंडर प्रोसेस है एट द सेम टाइम। ओके, ओवारी में फॉलिकुलर फेज एंड हमारा यूटेरस में, यूटेराइन कैविटी में, यूटेराइन चेंजेस में क्या होता है, प्रोलिफेरेटिव फेज अंडर प्रोसेस है एट द सेम टाइम। दोनों जगह में ये दो प्रोसेस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, जिसका इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो ओवारी में चेंजेस होता है उसका इफेक्ट एट द सेम टाइम यूटेराइन चेंजेस में देखने के लिए मिलता है। दोनों एक दूसरे को असिस्ट करके चलते हैं ये प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोलिफेरेटिव फेज में क्या होता है कि हमारा
जो एस्ट्रोजन है, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल क्या कर रहा था, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कर रहा था, ठीक है। हम कहाँ पे देखे थे, फॉलिकुलर फेज में, कि ओव्यूम मैच्योर होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता था, और ग्राफियन फॉलिकल क्या करता था, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता था। तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता था, ओवारी में इंक्रीज होता था, ओके। तो जैसे ही ओवारी में एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा, वो क्या करेगा, हमारा स्टिमुलेट करेगा प्रोलिफिकेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ओके। क्योंकि ब्लीडिंग फेज में हमने देखा कि ब्लीडिंग फेज में एंडोमेट्रियम का जो सेल हैं वो डेथ हो रहे हैं, एंडोमेट्रियल सेल का डेथ हो रहा है, और ब्लीडिंग के साथ वो एक्सपेल आउट हो रहे हैं। तो नॉर्मल जो थिकनेस था एंडोमेट्रियम का वो कितना था, 5 to 6 mm हमने देखा था। और क्या होता था, एट द एंड ऑफ ब्लीडिंग फेज वो कितना रिमेनिंग रह जाता था, 1 mm रिमेनिंग रह जाता था, ठीक है। तो 1 mm तो रिमेनिंग रहेगा नहीं, क्योंकि उसका जो नॉर्मल थिकनेस है वो 5 to 6 mm है। तो ब्लीडिंग के बाद आफ्टर ब्लीडिंग फेज उसका रिकवरी होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके रिस्पॉन्स में क्या परफॉर्म होता है, प्रोलिफेरेटिव फेज परफॉर्म होता है। अब आगे आपको समझ में कि प्रोलिफेरेटिव फेज का जो फंक्शन है वो क्या करता है, ब्लीडिंग फेज में डिस्ट्रक्शन हुआ होगा जो एंडोमेट्रियल सेल है उसको फिर से नॉर्मल स्टेज में रिटर्न ले आना, उसका फिर से रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाना, इसीलिए प्रोलिफेरेटिव फेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है कि एट द सेम टाइम, जैसे प्रोलिफेरेटिव फेज जहाँ पे परफॉर्म होता है, एट द सेम टाइम ओवारी में फॉलिकुलर फेज का प्रोसेसिंग होता है। तो ओवारी में जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है, वो एस्ट्रोजन यूटेराइन में भी क्या इफेक्ट डालता है, वो ग्रोथ एंड प्रोलिफिकेशन ऑफ एंडोमेट्रियम की प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है एस्ट्रोजन, ओके। आगे आपको समझ में अभी। एंड इसी प्रोलिफेरेटिव स्टेज की एंड में, प्रोलिफेरेटिव फेज की एंड में यूटेराइन थिकनेस, एंडोमेट्रियम का जो थिकनेस है वो रिकवरी होकर कितना हो जाता है, 2 to 3 mm तक आ जाता है, ओके। ये जो प्रोलिफेरेटिव फेज की एंड में एस्ट्रोजन क्या करता है, उसकी रिकवरी कर देता है, कुछ परसेंट रिकवरी कर देता है। तो एंडोमेट्रियम जो 1% रिमेनिंग रह गया था वो रिकवरी होके कितना हो जाता है, 2 to 3 mm हो जाता है एट द एंड ऑफ प्रोलिफेरेटिव फेज, ओके। देन थर्ड वन इज सिक्रेटरी फेज, ओके। इसको और क्या बोला जाता है, प्रिपेरेटरी स्टेज भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इस फेज में, ये फेज जब परफॉर्म होता है किस में, यूटेराइन में, एट द सेम टाइम ओवारी में क्या परफॉर्म हो रहा था, अंडर प्रोसेस रहता है ल्यूटियल फेज, ओके। ओवारी में ल्यूटियल फेज अंडर प्रोसेस रहता है, एंड यूटेराइन चेंजेस में क्या रहता है, सिक्रेटरी फेज या प्रिपेरेटरी फेज अंडर प्रोसेस रहता है। तो ल्यूटियल फेज का इफेक्ट यूटेराइन में देखने के लिए मिलता है। तो ये फेज जो होता है, हमने ल्यूटियल फेज में क्या देखा था कि जो ग्राफियन फॉलिकल की जो रप्चर पीसेस हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, वो कितने दिन तक रिमेनिंग रह रहे थे, 14 डेज तक, और कॉन्स्टेंटली 14 डेज तक क्या कर रहे थे, वो एस्ट्रोजन के साथ साथ प्रोजेस्टेरॉन का भी सिक्रेशन कर रहे थे, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि ग्राफियन फॉलिकल जो वो किसके में रिप्लेस होगा, कॉर्पस ल्यूटियम के साथ रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद क्या बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम, वो हम प्रीवियस क्लास में देखे थे। एंड कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये हो रहा था ल्यूटियल फेज में। तो इसका इफेक्ट यहाँ पे कैसे देखने के लिए मिलेगा, प्रोजेस्टेरॉन एक्ट्स फॉर हाइपोट्रोफिक, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन जो आता है, एस्ट्रोजन तो हमने देखा, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को रिकवरी किया प्रोलिफेरेटिव फेज में, बट प्रोजेस्टेरॉन जो है क्या काम करता है, हाइपोट्रोफिक। हाइपोट्रोफिक का क्या मीनिंग है, इंक्रीज साइज, ठीक है, इंक्रीज साइज, सेल का जो साइज है वो इंक्रीज करेगा, कौन, प्रोजेस्टेरॉन। एंड एस्ट्रोजन क्या कर रहा था, इंक्रीज सेल काउंट, हाइपरप्लासिया, ठीक है। तो हमने प्रोलिफेरेटिव फेज में देखा कि एस्ट्रोजन जो है वो एंडोमेट्रियम की रिकवरी कर रहा था, जो कि एट द एंड ऑफ प्रोलिफेरेटिव फेज
वो 2 से लेके 3 mm तक रिकवरी ऑलरेडी हो चुका था, ठीक है। बट इन दिस फेज, सिक्रेटरी फेज और प्रिपेरेटरी फेज में क्या होता है कि यहाँ पे जब यूटेराइन कैविटी में जब सिक्रेटरी फेज अंडर प्रोसेस होता है, तब ओवारी में क्या होता है, हमारा ल्यूटियल फेज अंडर प्रोसेस होता है। तो ल्यूटियल फेज में हमने देखा था कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, जिसका इफेक्ट यूटेराइन कैविटी में देखने के लिए मिलता है, सिक्रेटरी फेज में देखने के लिए मिलता है। तो एस्ट्रोजन क्या कर रहा था, हाइपरप्लासिया का एक्ट कर रहा था। हाइपरप्लासिया मीन्स इंक्रीज सेल काउंट, ओके। बट प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा था, प्रोजेस्टेरोन जैसे ही सीक्रेट होगा वो क्या करेगा, हाइपोट्रोपिक का रोल प्ले करेगा। हाइपोट्रोपिक क्या है, इंक्रीज सेल साइज, ओके, इंक्रीज सेल साइज। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जब एक साथ काम करना स्टार्ट करेंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जब एक साथ काम करना स्टार्ट करेंगे, एक साथ फंक्शन करेंगे, तो क्या होगा, सेल की साइज भी इंक्रीज होगा एंड सेल का काउंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो रैपिडली एंडोमेट्रियम का रिकवरी होता है, ओके। तो एट द एंड ऑफ सिक्रेटरी फेज एंडोमेट्रियम अगेन उसकी जो नॉर्मल स्टेज है उसमें रिटर्न कर जाता है, जो कि एट द एंड ऑफ सिक्रेटरी फेज उसका थिकनेस कितना हो जाता है, 5 to 6 mm, ओके। और क्या करता है, ये जो प्रोजेस्टेरोन है रिकवरी होने के बाद अगर ओव्यूम फर्टिलाइज हुआ होगा, ठीक है, अगर ओव्यूम फर्टिलाइज हुआ होगा तो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा कि एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करेगा प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है, और इम्प्लांटेड के लिए, ओके। क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करेगा, जिसमें क्या होगा, ओव्यूम का फर्टिलाइजेशन हो गया होगा एंड उसका क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, ओके। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन इसके नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इम्प्लांटेशन कैसे होता है, कहाँ पे होता है, ओके। तो फ्रेंड्स ये था टोटल हमारा जो चैप्टर है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहाँ पे ये कंप्लीट होता है, ओके। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन क्या होता है, कहाँ पे होता है, ओके। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा क्लास, आप सबके समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो आप हमारा जो कॉन्टैक्ट मेल आईडी है या तो फ़ोन नंबर है उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या तो कमेंट कर सकते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, ओके। एवरी क्लास को आप अटेंड कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए चैनल को, लिंक को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। थैंक यू सो मच।